हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनदीप और आप इस वक्त देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। बिफोर क्राइस्ट साइंटिस्ट एरिस्टोटल ने एक थ्योरी दिया था। क्या था वो थ्योरी? According to Aristotle, the natural state of all bodies is the state of rest, and an external force is required to move the body in a uniform motion in a straight line. इसका मतलब एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी का ओरिजिनल नेचुरल स्टेट है रेस्ट का, वो रेस्ट पे ही हमेशा रहता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स के मदद से उसे हम यूनिफॉर्म मोशन में या मोशन में इन ए स्ट्रेट लाइन में लेकर के आ सकते हैं। लेकिन इन 17th सेंचुरी में साइंटिस्ट गैलीलियो ने एक थ्योरी दिया जो कि बिल्कुल एरिस्टोटल के थ्योरी से ऑपोजिट था। अकॉर्डिंग टू गैलीलियोस थ्योरी, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी doesn't require any external force. So, if a body is uniform motion, it will continue in motion to move with the same speed in the same direction unless any external force is applied on it. कोई external force उस पर अप्लाई नहीं किया जाता है। गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट की मदद से अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने फर्स्ट केस में एक दो इंक्लाइन प्लेन्स को सेम एंगल पे रखा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों का सेम था मतलब, और उस कंडीशन में जब एक मार्बल को रोल कराया गया इंक्लाइन प्लेन ए बी से, तो उन्होंने क्या देखा कि ये मार्बल रोल करता हुआ इस इंक्लाइन प्लेन पे कुछ d1 डिस्टेंस को कवर करता है टू अचीव द सेम हाइट, इसी हाइट को अचीव करने के लिए वो एक डिस्टेंस को d1 डिस्टेंस कवर करता है। और उन्होंने सेकेंड कंडीशन में क्या किया, एक साइड का इंक्लिनेशन को रिड्यूस कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने एक साइड के इंक्लिनेशन को रिड्यूस किया, ये मान लेते हैं इस तरीके का इंक्लिनेशन कर दिया। अब इस जगह से जब इस मार्बल को रोल कराया गया तो ये मार्बल यहां पे आने के बाद कुछ d2 डिस्टेंस कवर करता है, d2 डिस्टेंस कवर करता है टू अचीव द सेम हाइट। क्योंकि यहां पे इंक्लिनेशन लो था, रिड्यूस्ड कम कर दिया गया था, तो इस हाइट को अचीव करने के लिए, इस h हाइट को अचीव करने के लिए उसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। इसका मतलब d2 इज ग्रेटर देन d1, d2 डिस्टेंस उनको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा इस हाइट को अचीव करने के लिए। और थर्ड सिचुएशन उन्होंने लिया कि एक साइड का इंक्लिनेशन बिल्कुल ही जीरो कर दिया, यहां पे इंक्लाइन प्लेन को पूरा स्लोप को खत्म ही कर दिया, जीरो हो गया इंक्लिनेशन। जब इंक्लिनेशन जीरो हो गया और इस मार्बल को रोल कराया गया तो ये मार्बल बिना रुके इस स्ट्रेट पार्ट पे कंटिन्यूअसली मोशन में आ गया, मूव करता रहा जब तक कि इसे ये हाइट अटेन नहीं कर लेता, वो हाइट वापस इस हाइट तक रीच नहीं कर पाता। और ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, जीरो हो गया, इंक्लिनेशन जीरो है, तो ये मार्बल वापस से इस हाइट को गेन ही नहीं कर सकता है। तो जब तक ये हाइट को गेन नहीं करेगा तब तक ये मार्बल अपने ही पाथ पे कंटिन्यू चलते रहेगा। तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे गैलीलियो ने एक आर्गुमेंट दिया कि इन द फ्रिक्शनलेस सरफेस द मार्बल कुड कंटिन्यू विद द सेम वेलोसिटी फॉरएवर। वो अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा अगर ये सरफेस फ्रिक्शन लेस होगा। इसी बेसिस पे 17th सेंचुरी में ही सर आइजैक न्यूटन, साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी किया और उसके बाद सर आइजैक न्यूटन ने गैलीलियो के थ्योरी को पढ़ने के बाद 3 लॉज का फॉर्मेशन किया।
जिसे हम अब पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if a body is in the state of rest or in uniform motion, it will remain in its own state unless any external forces applied on it। मतलब एक बॉडी अगर वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में या रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि उस पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। According to Newton's first law of motion, if a body is in the state of rest, then it will remain in its rest condition. And if the body is in uniform motion, then it will remain in its uniform motion unless any external force is applied on it. कोई बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाता है, या तो फिर वो बॉडी तब तक यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करते रहेगा जब तक कि उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, first law of motion, if a body is in the state of rest or in uniform motion, it will remain in its own state unless any external force is applied on it. So this is the Newton's first law of motion. According to Newton's first law of motion, if a body is in the state of rest or in uniform motion, it will remain in its own stage unless any external forces applied on it. तो इसमें दो कंडीशन है जनरली। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि हम इस पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई, देखिए ये बॉडी रेस्ट में है, अब इस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तभी ये मूव किया, लेकिन अगर हम इस पे अप्लाई नहीं कर रहे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स तो ये रेस्ट में ही है। और जैसे ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया ये बॉडी मोशन में आ गया। और कोई बॉडी अगर मोशन में है, जैसे ही मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो ये स्टॉप हो जाएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो ये बॉडी मोशन में ही रहेगा। तो यही कहना चाहता था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, और कोई बॉडी अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई नहीं किया जाता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्यों इनर्शिया? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया हम किसको कहेंगे? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिमेन इन इट्स ओन स्टेज, या फिर इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it resists to change the state of the body। मतलब किसी भी बॉडी का जो प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने स्टेट को चेंज नहीं होने देगा, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो इस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? जैसे कि हम स्टेटमेंट में पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, इट विल रिमेन इन इट्स ओन स्टेट। अभी यहीं तक पढ़ते हैं। तो ये क्या है? जैसे कि इनर्शिया का प्रॉपर्टी है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेसिस्ट्स द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी। बॉडी के स्टेट में किसी भी तरह का चेंज नहीं आए, इसी चीज को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। जब बॉडी खुद से रेसिस्ट करता है अपने स्टेट को चेंज करने से, तो उसी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो
यहां पे ये स्टेटमेंट यही कह रहा है, द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इट रिमेन इन इट्स ओन स्टेट, वो अपने ही स्टेट में रहेगा जब तक कि उसको किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। तो बाहर से हम कोई फोर्स लगा रहे हैं उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, या बॉडी अपने आप को रेसिस्ट कर रहा है चेंज करने से, अब बॉडी अपने बॉडी को रेसिस्ट कर रहा है स्टेट को चेंज करने से, रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आने के लिए। इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन इट्स रेस्ट कंडीशन। जैसे कि मान लेते हैं जब हम ट्रैवल करने के लिए बस पे चढ़ते हैं और जैसे बस स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा रेस्ट पे है, और जैसे बॉडी स्टार्ट होता है तो हमारा लोअर बॉडी के लोअर पार्ट्स बस के साथ मोशन में आ जाते हैं, लेकिन हमारा अपर पार्ट जो होता है वो रेस्ट में ही रहता है। इसीलिए हम पीछे की तरफ धक्का, हमें पीछे की तरफ फोर्स लगता है जो हमारा बॉडी पूरा पीछे की तरफ हो जाता है। तो ये क्यों पाता है? ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। हमारा बॉडी रेसिस्ट कर रहा है मोशन में आने के लिए, लेकिन कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा जिसके कारण हमारा बॉडी पीछे की तरफ हो जाता है। आया बात समझ में? या तो फिर व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर वही बस कुछ आगे जाकर के कुछ देर के बाद रुकता है तो बॉडी हमारा मोशन में था बस के साथ, लेकिन जैसे ही बस रुका तो हमारा लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, लेकिन हमारा अपर पार्ट क्या होता है? बस के साथ हमारा लोअर पार्ट रेस्ट पे आ जाता है, लेकिन हमारा जो अपर पार्ट होता है वो अभी भी मोशन में रहता है, जिसके कारण जैसे ब्रेक्स लगते हैं, बस स्टॉप होता है, तो हम क्या हो जाते हैं? थोड़ा आगे की तरफ लीन हो जाते हैं, आगे की तरफ गिरने लगते हैं। तो इसी से हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में समझ सकते हैं। तो अब एक सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन की मदद से प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। उसके लिए एक ग्लास लेते हैं, प्लेन ग्लास अभी मेरे पास नहीं था, फिलहाल इसी ग्लास से काम चलाएंगे। तो एक ग्लास लेते हैं और एक थिक पेपर लेते हैं, मोटा सा एक पेपर है, उस पेपर का यूज करेंगे। फिलहाल अभी जो है उसी से आपको हम डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक कॉइन है, मैंने इस कॉइन को इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये पेपर भी रेस्ट पे है और ये कॉइन भी रेस्ट पे है। तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया क्या कहता है? द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन इट्स रेस्ट कंडीशन, इट विल रेसिस्ट द चेंज ऑफ स्टेट। ये अपने स्टेट में होने वाले चेंज को रेसिस्ट करेगा, लेकिन जैसे इस पेपर पे हम फोर्स लगाते हैं, इस पेपर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे इस पेपर में हमने फोर्स लगाया, क्या हुआ? क्योंकि पेपर पे फोर्स लगाए तो वो पेपर क्या हो गया? अपने स्टेट को चेंज कर दिया। पेपर पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण पेपर फोर्स मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन के प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया की वजह से कॉइन रेस्ट में ही रहा और वो इस ग्लास के अंदर गिर गया। तो एक सिंपल से डिमॉन्स्ट्रेशन की मदद से हम प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया को इजीली समझ सकते हैं। तो अब हम लोग एक और चीज जानते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसे कहेंगे? जैसे कि हम जानते हैं किसी भी बॉडी को डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई बाइक है या फिर कार को हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें हमने क्या किया? फोर्स की मदद से एक फोर्स लगाते हैं जिसकी मदद से हमारा व्हीकल डायरेक्शन चेंज करता है। तो इसे भी हम लोग क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। वो अपने डायरेक्शन को चेंज होने से रोकता है, उस रेसिस्ट करता है, और उसके लिए हम एक एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करते हैं ताकि उसका डायरेक्शन चेंज हो पाए। तो बात अब ये आती है, क्या हर एक बॉडी का इनर्शिया सेम होगा? इक्वल अमाउंट ऑफ इनर्शिया होगा हर एक बॉडी में? इसका आंसर नहीं, क्योंकि हर एक बॉडी का इनर्शिया अलग अलग होता है और इनर्शिया डिपेंड करता है किसी भी बॉडी के मास पे। जितना ज्यादा हैवी बॉडी होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। इसे ऐसे समझिए, अगर ये डस्टर है, डस्टर का वजन मान लेते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम्स में होगा,
तो अगर हम इस पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं, हल्का सा अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए, तो ये डस्टर क्या हो गया, मोशन में आ गया, डस्टर का स्टेट चेंज हो गया, रेस्ट से मोशन में आ गया। लेकिन क्या अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है 50 केजी का, मान लेते हैं एक आयरन बॉल है 50 केजी का, क्या इस पे हम लोग अगर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए, जितना अमाउंट ऑफ फोर्स हम लोग डस्टर को मूव करने के लिए लगाए थे, क्या सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से हम इस 50 केजी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं? क्या इसका स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं विद सेम अमाउंट ऑफ फोर्स से? नहीं। इस ऑब्जेक्ट का स्टेट को चेंज करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब हर एक बॉडी का इनर्शिया अलग अलग होगा, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? तो बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हैवी बॉडी उतना ज्यादा इनर्शिया। जैसे कि एक कार है, अगर मान लीजिए कार कभी कभी किसी का स्टार्ट नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पीछे से 2 या 3 आदमी मिलकर के पीछे से कार को थोड़ा सा धक्का मारते हैं। तो स्टार्टिंग में जब कार रेस्ट पे है, वहां से मोशन में लाने में हम लोग को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो कार क्या है, मोशन में आ जाता है। लेकिन अगर उसी कार की जगह पे बस हो, तो क्या वही 3 आदमी से वो बस मूव कर जाएगा? बस का स्टेट चेंज हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा? नहीं। उस बस के स्टेट को चेंज रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें कम से कम 10 आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फोर्स भी हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार के मुकाबले बस का वेट ज्यादा होगा, मास ज्यादा होता है। तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मास होगा, इनर्शिया भी उस बॉडी का उतना ही ज्यादा होगा, और उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।